Hello everyone, this is Garima and today I'm going to talk about the most awaited video that I was planning to make. हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में जो आप अवेल कर सकते हो आफ्टर 12th टू गो फॉर योर हायर स्टडीज़ इन जापान. अभी मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूँगी जो 12th के बाद जापान जाना चाह रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप ऑप्शन दैट वी हैव. So, one of the most prestigious and बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कॉलरशिप है दैट इज़ कॉल्ड MEXT मैक्स्ड स्कॉलरशिप. ये एक स्कॉलरशिप है जो आपको जापान में रहने का, खाने पीने का, पढ़ने का पूरा फंड जापानीज गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराती है. तो चलो देखते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 12 ईयर की आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए. तो अगर आपने 12th कंप्लीट किया हुआ है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप. दूसरा, अगर आप अपने टेस्ट रिजल्ट्स के अलावा यानी कि आपकी जो भी आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की, इट डजेंट मैटर आप किस बोर्ड से पढ़कर आए हो, जो बेस्ड ऑन दी सिलेक्शन दैट यू विल बी मेकिंग फॉर योर हायर स्टडीज़. फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हो यानी कि आप मेडिकल साइंस में जाना चाह रहे हो या बायोलॉजिकल साइंस में जाना चाह रहे हो तो आपके सब्जेक्ट्स अलग होंगे. PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, सबके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट आपकी 12 ईयर की स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए और उसका आपके पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप जापान जा रहे होगे आपके पास उसकी जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए. सो बेसिकली द गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि अगर आप अभी सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो, अभी अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि 11th में हो और आप सोच रहे हो 12th के बाद मुझे क्या करना है, you can apply for this scholarship because it's a time taking process. I will explain in detail. लेकिन गुड ऑप्शन इज कि आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो. व्हेन यू आर स्टडिंग इन 12th यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. ओके, उसके अलावा एक चीज़ जो आपको एक एडेड एडवांटेज दे सकती है वो है जापानीज लैंग्वेज. अगर आपको N4 N3 लेवल यानी कि आपको बिगिनर लेवल की जापानीज आती है तो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज हो जाता है वो आपके सिलेक्शन के लिए. ओके, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप सोच के देखो ना कि अगर कोई बाहर से इंडिया में पढ़ने आ रहा है और अगर उसे हिंदी आती है थोड़ी बहुत तो आप समझ पाओगे ना कि उसे यहाँ रहने में थोड़ी आसानी होगी, समझने में कल्चर को थोड़ी आसानी होगी. तो ओवरऑल इट्स अ बेटर ऑप्शन कि कोई अच्छे ग्रेड्स के साथ में या मे बी आई शुड से कि एक करेक्ट सब्जेक्ट बेस के साथ में आ रहा है और उसको थोड़ी लोकल लैंग्वेज भी आती है. ओके, स्टार्ट कैसे करते हैं. MEXT स्कॉलरशिप की डिटेल आपको मिलेगी जापान एम्बेसी में जो कि इंडिया में है. तो आप अगर वेबसाइट पर जाके और टाइप करोगे एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया, गूगल पे जाके उसको सर्च करो एंड देन सर्च फॉर एजुकेशन सेक्शन. आई हैव गॉन थ्रू दी वेबसाइट सो मुझे पता है, आई हैव रिटन डाउन दी स्टेप्स. ओके, तो एजुकेशन पे जाओगे, क्लिक करोगे, स्टडी इन जापान पे जाओगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे MEXT पे. तो फिर उसमें पूरी एक बुकलेट ओपन होती है गाइडलाइंस की और उसमें बेस्ड ऑन योर कोर्स 6-7 पेज की एक बुकलेट है जिसमें पूरी गाइडलाइन मेंशन है. आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो. ठीक है, उसके बाद स्टेप्स क्या हैं इसके. एक बार आपने वो सारा कुछ पढ़ लिया, एग्ज़ाम की डिटेल पता चल गई, एग्ज़ाम की का स्केड्यूल पता चल गया कि कब होते हैं, किस मंथ में होते हैं. तो यूजुअली जो एप्लीकेशन ओपन होती है वो होती है अप्रैल मई में. ठीक है, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है. जस्ट कीप इन माइंड कि अप्रैल या मई में उस पूरे ड्यूरेशन में आपको चेक करते रहना है वेबसाइट को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें उसके. बट अप्रैल और मई उसका टाइमलाइन है एप्लीकेशन का. ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है. इसके लिए एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ स्पेशल प्रिपेयर नहीं करना है. अगर आप 12th में हो तो यू आर ऑलरेडी इन अ गुड प्लेस क्योंकि जो भी सारा सिलेबस उसमें कवर होता है वो होता है. जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ तो मैं ये आपको बताऊँ कि मैथ्स, फिज़िक्स, आपकी बायोलॉजी, आपकी हिंदी तो नहीं है ऑब्वियसली, या मेन यही है. ठीक है, तो इंग्लिश, इनका टेस्ट होगा और वो होगा 10th to 12th के बीच का.
जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस एज ग्रुप में, उस पर बेस्ड होता है। मैंने जिन लोगों से बात की, मैंने जापान में पीएचडी की है, तो मैंने 12th के बाद कोई एडमिशन टेस्ट नहीं दिया था। मैंने जो दिया था वो एक अलग था। तो मैंने जिन लोगों से बात की है, मुझे पता चला कि 12th के बाद जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन पढ़ाई करने के लिए है। अरिहंत की बुक्स होती हैं, अरिहंत की एक हैंडबुक आती है। तो जो बच्चे एनिमेशन पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जापान में जो भी सब्जेक्ट अपना चूज कर रहे हो अंडर ग्रेड के लिए, अगर वो साइंस से या इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, बेस्ट ऑप्शन है अरिहंत की जो बुकलेट्स आती हैं। जस्ट गो थ्रू देम, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस उससे कवर हो जाते हैं। उसके अलावा MEXT के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उनका एक एक कंपाइल आपको मिल जाएगा, कंपाइलेशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और उसके अलावा कुछ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिनको आप अगर फेसबुक पे जाके सर्च करोगे, सिर्फ गूगल पे डाल के MEXT से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर या फिर कोई ग्रुप्स हैं, उनको अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यूं भी लेटेस्ट अपडेट उसकी मिलती रहती हैं। नाउ ये सब करने के बाद में जुलाई में, तो आपने अप्रैल मई में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, जुलाई में आपके पास कॉल आएगा एडमिशन टेस्ट का। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियंस जो हैं वो जाते हैं, उनका सेंटर, जैसे मैंने जो दिया था मैंने एम्बेसी में दिया था, लेकिन मेरी हिस्ट्री अलग है। 12th के बाद जो है यूजुअली अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो जिनसे मैंने पूछा, कोइंसिडेंटली 3-4 लोगों से पूछा और उन सबका सेंटर JNU पड़ा था। वो सब JNU गए, उन्होंने एग्ज़ाम दिया। बेस्ड ऑन दियर ओपिनियन बहुत टफ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कभी देखा नहीं है सुना नहीं है क्योंकि जापानीज़ गवर्नमेंट टेस्ट ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो रिटन है वो काफ़ी एवरेज टेस्ट है, तो आप अगर थोड़ी प्रिपरेशन करके चल रहे हो तो आसानी से उसे क्रैक कर लोगे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इंटरव्यू। तो जब आपका रिटन टेस्ट खत्म होता है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में हालांकि वो बहुत आप अगर ऐसे माइंडसेट से जा रहे हो कि ओ माय गॉड जापानीज लोग हैं या फिर कोई जापानीज गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका टेस्ट ले रहा है, अगर आपने वो ब्लॉक बना लिया तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ऐसा फील होने लगे कि ओ माय गॉड बहुत टफ है। लेकिन एक्चुअली वो कुछ नहीं जानना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप जापान क्यों आना चाह रहे हो। और दूसरा ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं शायद आपके जवाब के थ्रू या आपकी पर्सनालिटी के थ्रू, या यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी की बात जो मैं कह रही थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर टूटी फूटी जापानीज भी आती है तो वो एक आपको देगा, एक एक्स मार्क्स तो मिलेंगे उसके, क्योंकि वो ये जज करना चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे रह पाओगे कंफर्टेबली या नहीं। तो जिन लोगों से मैंने बात की उनमें से 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि उनसे स्पेशली ये पूछा कि आप कभी क्या घर से बाहर रहे हो, आप अपने होम टाउन को छोड़ के कभी बाहर रहे हो, वो क्योंकि आप 12th करके आए हो यार, मतलब 16-17 साल के बच्चे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली से अलग दूसरी कंट्री में कितने कंफर्टेबल हो रहने में। और रिपीटेडली एक चीज़ को पूछा जाता है कि जापान ही क्यों, और अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो वो ही क्यों। तो उसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आपको किस तरह से उसका जवाब देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास हैं रिसोर्सेज जिनसे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, एंड आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड यू बेस्ड ऑन योर चॉइस। इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड। नेक्स्ट क्या होता है कि जब आपका मान लीजिए आपका रिटर्न तो हो ही गया क्वालिफाई, फिर आपका इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा अराउंड दिसंबर टू गिव यू दी confirmation that you have cracked the examination or if you are selected for further consideration or not. उसके पहले इस ड्यूरेशन में जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आप जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हो उसके साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद जब आपका ये दोनों चीज़ें रिटर्न और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं टोक्यो में फाइनल डिसीजन होता है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन व्हाट यू डू इन इंडिया, सारी चीज़ें वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पर फाइनल डिसीजन होता है, क्योंकि आपके फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि एक आपको भेजना होता है, अपने ट्रांसक्रिप्ट सारी भेजनी होती हैं, उसके अलावा आपसे एक रिसर्च स्टेटमेंट लिया जाता है। बेसिकली ये कि आपको क्या आता है जो
जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट कोर्स। सो फॉर एग्जांपल एनिमेशन है, तो एनिमेशन क्यों चाहिए, मतलब पीसीएम से हो लेकिन एनिमेशन क्यों चाहिए, तो एक ग्राउंड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है, मैंने ये किया है, 2-3 महीने की फेलोशिप की है या कहीं पर कुछ इंटर्नशिप की है, या इस तरह से मुझे इंटरेस्ट है, इस यहाँ पर मुझे वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रही है तो मैं जापान आना चाहता हूँ। ये करने के बाद मैं कुछ कुछ कल्चरली उसको मिक्स कर सकते हो कि मैं थोड़ा इफ आई गेन दिस skill once I go back to India, I can contribute in startups, or I can have my own company, or I can work on a different level based on the skill that you acquire। तो उस तरह से आप देखो, ये मैंडेटरी तो नहीं है, जितना मुझे पता है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूजुअली एक पेज की राइटिंग लिख देते हैं और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ते नहीं है। आई एम टेलिंग यू, जापानीज पीपल आर दी मोस्ट वर्कोहॉलिक पीपल, दे टेक देयर जॉब वेरी सीरियसली। इसीलिए जो ट्रेनिंग जापान में मिलती है वो आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जान लगा देते हैं अपने काम के पीछे, एंड दे आर दी परफेक्शनिस्ट। उनको हर चीज़ को अच्छे से करने की आदत है। तो अगर आप थोड़े एफर्ट्स दिखाओगे तो उस चीज़ का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर भी, बिकॉज और थोड़े कल्चरली वो बिकॉज एशियन है, उनको अच्छा लगता है जब आप कल्चर की बातें करते हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, मतलब दीज आर ट्रिक्स, बट दीज आर golden nuggets that you can use to feed them to make your profile more appealing, right? फिर दिसंबर के बाद क्या होता है, दिसंबर के बाद जापान में क्या है कि हर जगह ही, ऑलमोस्ट हर कंट्री में थोड़ा सा शटडाउन पीरियड रहता है, लोग हाइबरनेट हो जाते हैं क्योंकि विंटर वेकेशंस आ जाती हैं, न्यू ईयर ब्रेक आ जाता है। फिर उसके बाद मिड जनवरी से धीरे धीरे पिकअप होता है काम करना। तो अराउंड फरवरी वो आपको फिर फॉर्मली एक पूरा एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं कि यू आर सिलेक्टेड, यू कैन कम, ऑल दीज थिंग्स। और उसके अलावा एक मेडिकल टेस्ट होता है जो आपको सबमिट करना होता है कि आप मेडिकली फिट हो। तो वो तो आप किसी भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाके बनवा सकते हो, किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी वो बन जाता है। दैट्स बेसिकली कंप्लीट बॉडी चेकअप, उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है। दैट्स नॉट अ बिग डील, ईजिली हो जाता है। तो एक फॉर्मल इन्विटेशन लेटर आएगा आपके पास में, आपके घर का एड्रेस पूछा जाता है, घर के एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट आता है वो, और बेस्ड ऑन दैट फिर आप उनको अपनी अवेलेबिलिटी बताते हो कि मैं कब ज्वाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसके बेसिस पे सारा टिकट का खर्चा वो करेंगे, आपके आने जाने का खर्चा वो करते हैं, आपकी वीज़ा की फ़ीस का पूरा खर्चा वो करते हैं। और उसके बाद जो जो फंड मिलता है ना, एक्चुअली देखो स्कॉलरशिप अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। जैसे रिसर्च में और साइंस में जो कोर मशीन लर्निंग या इस तरह की डेटा साइंस की फील्ड है, उसमें थोड़ा सा स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है, लेकिन बाकी में थोड़ा सा कम मिलता है। बट वो स्टिल कभी भी इतना पैसा नहीं मिलता है आपको कि आपको वहाँ रहने में स्ट्रगल हो, या आपको खाने पीने में स्ट्रगल हो, या आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज 1,20,000 येन तक सबको मिलता है, और वो सफिशिएंट है रहने खाने जीने के लिए वहाँ पे। तो ये है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप लेट मी सी माय नोट्स। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ों को थोड़ा पहले से प्रिपेयर करें और लास्ट टाइम पर रश ना हो कि अरे एप्लीकेशन आ गया, आप क्या जल्दी से फिल कर देते हैं और अभी टेस्ट देना है। मेरे हिसाब से अगर आप 10th में भी हो, 11th में भी हो, तो उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन माइंडसेट लेकर करो। सबसे अच्छा है आप लास्ट ईयर के जो भी MEXT के पेपर हुए हैं उनको आप ढूंढो और उनके हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर डालो। आई डोंट थिंक कि, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने फेस किया है, मुझे नहीं लगता कि उनका टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हाँ, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है तो कुछ तो है उसमें। आई थिंक मेजर रोल प्ले करता है आपका इंटरव्यू। और अगर आप सच में चाहते हो कि थोड़ा सा आपकी जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा पुश मिल जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि बिगनर लेवल का जापानीज़ सर्टिफिकेशन ना भी हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखो और उसका सर्टिफिकेट लो। बट अगर आप जापानीज़ थोड़ी सीख लेते हो ना, अभी तो बहुत सारे ऐप्स, डुओलिंगो, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग बट डुओलिंगो इज़ देयर, इट्स क्वाइट अ गुड ऐप।
गूगल पे, यूट्यूब पे इतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप कहीं से भी जापानीज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो और उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, आई एम टेलिंग यू। मैं एक फ़नी बात बताती हूँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर प्रोफाइल। आप अगर वहाँ पे जाओगे ना तो भी आपको समझ में आएगा कि बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक फ़नी बात बताती हूँ। मैं जब जापान पहुँची थी, आई वॉज 22, आई वेंट फॉर माई PhD। ठीक है, मैं वहाँ पे गई, फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा ऐसा था कि ओ माई गॉड, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, मतलब मुझे सीरियसली। और जब मैं पहुँची थी, इट वॉज नवम्बर और स्नोफॉल स्टार्ट हो रहा था। तो एक अजीब सा सब ठंडक चारों तरफ माहौल में। जिस जगह पे मैं गई थी वहाँ स्नोफॉल होता है, पूरे जापान में नहीं होता है। तो और एक से कपड़ों में एक से लोग मैं गई वहाँ पे। हालांकि अच्छी बात यह है कि वहाँ पर ना US जैसा नहीं है, वहाँ पे लोकल मार्केट बहुत पॉपुलर है। जैसे यूरोप में भी होती है कि आपको स्ट्रीट के किनारे किनारे भी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप कभी भी जा सकते हो और ख़रीद सकते हो सामान। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, सीरियसली हेवन है जापान लड़कियों के लिए। तो मैं तो बिल्कुल पुश कर रही हूँ हर लड़की को कि प्लीज़ गो टू जापान। उससे सेफ जगह दुनिया में कहीं नहीं है। मैं लैब से 2-2 बजे रात में लौटती थी और उसके बाद अपना खाने पीने का सामान लेके और घर जाती थी। आई नेवर फेल्ट अनसेफ। मैंने कभी कोई क्राइम सुना नहीं वहाँ पे, मैंने कभी कोई मिस हैपनिंग नहीं देखी। अगर आपका पर्स किसी तरह किसी मेट्रो में भी छूट गया हो ना, लोग आपके घर पे छोड़ने आते हैं एंड दे डोंट टेक एनीथिंग इन रिटर्न। तो इट्स अ बेस्ट कंट्री मेरे हिसाब से। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगी। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हर इंसान को एक बार जापान जाना चाहिए, और आई फुली अग्री एंड आई एंडोर्स जापान फॉर एवरीवन। स्पेशली अगर आप कम एज में जा रहे हो तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है आपके वर्क एथिक पर, कंट्री के लिए आप में जो प्यार होना चाहिए, एज वेल एज आपकी एज सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रूल्स क्या होते हैं, पंक्चुअलिटी क्या होती है, कल्चर उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। कल्चर इज़ नॉट अबाउट वॉट वी थिंक, टू बी ऑनेस्ट। जब आप बाहर निकलोगे आपको समझ में आएगा चीज़ें सिर्फ वैसी नहीं होती हैं जैसी हम इंडिया में रह के देखते हैं। देयर आर मल्टीपल डायमेंशन टू अ सिंगल फैक्ट। तो ये है मेरा रिकमेंडेशन। बाकी आप देखो, मतलब ये सिर्फ 12th तक के लिए है। मुझे जो अभी तक समझ में आया, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी लेकिन वो छूट गई है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कीजिए। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं at drgarima0507@gmail.com, दैट इज़ drgarima0507@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, किसी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना है या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है इन जापान और इन USA, आप मुझसे उसके बारे में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हर कुछ मुझे नहीं पता है, बट आई हैव वेरी गुड कनेक्शंस इंटरनेशनली। आई कैन डेफिनेटली गैदर द इंफॉर्मेशन एंड शेयर विद यू गाइज, ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये वीडियो देखा है लेकिन आपको इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज यू डोंट वांट टू गो टू जापान, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद पीपल। और ऐसे बच्चे जो ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए और उनको शायद सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिल नहीं रही है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आई वुड एंडोर्स दिस स्कॉलरशिप बिकॉज मैं इस स्कॉलरशिप पर रही हूँ। मैंने 4 साल PhD अपनी वहाँ पर की है। मुझे कभी किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं हुआ। मैं सच बताऊँ, मेरा आने जाने के लिए जो बस या ट्रेन का टिकट लगा वो मेरा अपना था। दिल्ली के बाद मेरे जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ था। तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है अगर आपने 12th में के बाद ये एग्ज़ाम क्रैक करने का थोड़ा सा थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली। अगर थोड़ी, मतलब आप PMT और UPTU और AIEEE और आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड से 1 महीने अगर ठीक से भी पढ़ लिया ना, आई कैन बेट आपका क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी इन दैट माइंड सेट,